बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी और बसीज के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की शहादत ने एक बार फिर ये वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल जंग के आगाज से ही ईरान ने फैसला साजी के मराकज़ और क़यादत को बराह रास्त निशाना बनाकर ईरान में रजीम चेंज के अपने देरीना ख्वाब को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह अब भी अपनी मंजिल से कोसों दूर है। अली लारेजानी ईरान के उन चंद ताकतवर शख्सियात में शामिल थे जो बैक वक्त निज़ाम के अंदर एतमाद, तजर्बा और असरो रसूख रखते थे। उनकी महारत किसी एक शोबे तक महदूद नहीं थी, बल्कि वो जंग, सिफारतकारी और दाखिली इस्तेहकाम के दरमियान पुल का किरदार अदा करने के हवाले से जाने जाते थे। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उनकी हैसियत महज एक ओहदेदार की नहीं, बल्कि एक ऐसे पॉलिसी साज की थी जो मुख्तलिफ इदारों के दरमियान तवाजुन बरकरार रखने की सलाहियत रखते थे। अमेरिका और इजराइल के हवाले से उनका मौक़िफ़ वाज़ेह और दो टोक जरूर था, लेकिन वो तवीलुल मुद्दती हिकमत अमली पर भी गहरा यकीन रखते थे। शहीद अली लारेजानी की यह वाज़ेह फिक्र थी कि ईरान को एक तवील जंग के लिए तैयार रहना होगा, और उनकी यह हिकमत अमली थी कि यह जंग सिर्फ बराह रास्त लड़ाई तक महदूद ना रहे, बल्कि दुश्मन के खिलाफ मुआशी, सिफारती और जोग्राफियाई दबाव भी इस्तेमाल किया जाए। आबनाए हरमुज़ जैसे हसास मकामात को मुमकिना तौर पर एक स्ट्रेटेजिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना दर हकीकत इसी जहन की हिकमत अमली का हिस्सा था। उनकी मौत ईरान के लिए एक बड़ा धचका है, क्योंकि वो बैक वक्त खारजी और दाखिली महाज पर और मुल्की जौहरी प्रोग्राम के दरमियान राबिताकार का किरदार अदा कर रहे थे। दूसरी जानिब जनरल गुलाम रजा सुलेमानी एक मुख्तलिफ नौइयत के ताकत के धारे की नुमाइंदगी कर रहे थे। वो मैदान जंग के आदमी थे जिन्होंने ईरान इराक जंग से लेकर ईरान के मौजूदा जदीद सिक्योरिटी ढांचे तक अपना अहम और भरपूर किरदार अदा किया। वो बसीज के कमांडर के तौर पे न सिर्फ एक नीम फौजी फोर्स को कंट्रोल कर रहे थे, बल्कि दाखिली नज़्म ज़ब्त के निज़ाम का भी एक अहम हिस्सा थे। बसीज वो कुव्वत है जो सड़कों पर रियासती रट कायम करती है। अवामी एहतजाज या मुजाहिरों के दौरान इस फोर्स का किरदार फैसलाकुन अहमियत रखता है। जनरल सुलेमानी की शहादत से यह भी वाज़ेह हुआ कि अब सिर्फ ईरानी पॉलिसी साज ही नहीं, बल्कि वो लोग भी हदफ हैं जो उन पॉलिसीज को नाफिज करने के जिम्मेदार हैं। इसका मतलब यह है कि ईरान के लिए चैलेंज अब सिर्फ नई हिकमत अमली बनाना नहीं, बल्कि उसे मौसर अंदाज में नाफिज करना भी होगा, और इससे भी अहम क़यादत की शहादतों से पैदा होने वाले खला को फौरी तौर पर पुर करना होगा। इन दोनों शहादतों को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो तस्वीर ज्यादा वाज़ेह होती है। एक तरफ ईरान में फैसला साजी का मरकज मुतासिर हुआ, तो दूसरी तरफ उन फैसलों को अमली जामा पहनाने वाली कुव्वत को भी निशाना बनाया गया। यूं अमेरिका और इजराइल की हिकमत अमली वाज़ेह है कि वो ईरान के रद्द-ए-अमल जाहिर करने की सलाहियत को नाकाम बनाने या फिर कमजोर करने के दर पे है। ईरान ने इन दोनों शहादतों पर न सिर्फ जारहाना बयानात दिए, बल्कि फौजी कार्रवाइयों के जरिए अपना शदीद रद्द-ए-अमल भी जाहिर किया। ईरानी फौजी क़यादत की तरफ से वाज़ेह किया गया कि इन दोनों शहादतों का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान ने इजराइल की जानिब मिसाइल भी दागे, जो इस बात का इशारा है कि ईरान जंग के इस मरहले पर भी किसी किस्म की कमजोरी का कोई तासुर नहीं देना चाहता। दूसरी जानिब सियासी क़यादत की तरफ से बज़ाहिर ये पैगाम दिया जा रहा है कि निज़ाम की बुनियाद किसी एक फर्द पर नहीं और हर ओहदे का मुतबादिल मौजूद है। ये मौक़िफ़ वक्ती तौर पर इस्तेहकाम का तासुर जरूर देता है, लेकिन अमली सतह पर तजर्बाकार क़यादत का खला फौरी तौर पर पुर करना आसान साबित नहीं होगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि नई क़यादत न सिर्फ जिम्मेदारियां संभालने पर जो है आमादा होगी, बल्कि खुद को साबित भी करेगी, और ये सब एक ऐसे वक्त में होगा जब हर नई तकर्री खुद एक मुमकिना हदफ बन सकती है। इस पूरे मंजरनामे में यह इम्कान मजीद बढ़ चुका है कि ईरान के अंदर ताकत का तवाजुन ज्यादा से ज्यादा फौजी इदारों की जानिब मुंतकिल हो जाए। यूं यह मुमकिन है कि ईरान आने वाले दिनों में ज्यादा जारहाना रवैया इख्तियार करे, ताकि यह साबित किया जा सके कि क़यादत की शहादत के बाद भी उसकी अस्करी सलाहियत बरकरार है। दूसरा मंजरनामा यह है कि क्या ईरान मुसलसल इस दबाव को बर्दाश्त कर पाएगा। अगर क़यादत को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रहा तो न सिर्फ फैसला साजी का अमल मुतासिर होगा, बल्कि अंदरूनी इस्तेहकाम भी कमजोर पड़ेगा। एक ऐसा निज़ाम जो बैक वक्त जंग, बैक वक्त मुआशी दबाव और बैक वक्त अवामी बेचैनी का सामना कर रहा हो, उसके लिए हर अहम शख्सियत का नुकसान मजमूई बोझ में गैर मामूली इजाफा करता है। यूं ईरान इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, लेकिन ईरानी क़यादत और अवाम अब भी एक तवील जंग लड़ने के लिए पहले से ज्यादा तैयार है। सवाल ये नहीं कि मैदान में कौन फतहयाब होगा, बल्कि सवाल ये है कि कौन अपने निज़ाम, कौन अपनी क़यादत और कौन अपनी हिकमत अमली को ज्यादा देर तक कायम रख सकता है। ईरान खुद को एक तवील जंग के लिए तैयार कर चुका और वो जंग की कीमत से भी
आगाह है। क़यादत की शहादत ईरान के लिए एक बड़ा धचका साबित हो सकती है, लेकिन ईरान की जानिब से अब भी खलीज और खित्ते के मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी है, बल्कि उसमें पहले से ज्यादा शिद्दत आई है और जंग का दायरा मजीद वसी होता दिखाई दे रहा है। तल अबीब पर किए गए एक ईरानी मिसाइल हमले में कम से कम 2 अफराद मारे गए, जबकि खलीजी ममालिक में भी बराह रास्त ड्रोन और मिसाइल हमले हुए। कतर की वजारत दिफा के मुताबिक एक मिसाइल हमले को फजा में ही नाकाम बना दिया गया। इसी तरह कुवैत ने भी अपनी फजाई दिफाई निजाम के जरिए ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने का दावा किया। बहरीन में सायरन बजाए गए, शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी की गई, जिससे यह वाज़ेह हुआ कि खतरा अब सिर्फ अस्करी तंसीबात तक महदूद नहीं बल्कि शहरी इलाकों तक फैल चुका है। सऊदी अरब ने भी यह दावा किया है कि उसने अपने मशरकी हिस्से में मुतअद्दिद ईरानी ड्रोन्स को फजा में ही मार गिराया, जबकि एक ड्रोन को सिफारती इलाके की जानिब बढ़ते हुए मार गिराया गया। यूएई में सूरत हाल खास तौर पर दबाव का शिकार दिखाई देती है, जहां मुसलसल अलर्ट्स और धमाकों की आवाजें अब मामूल बनती जा रही हैं, लेकिन हुकाम का कहना है कि ज्यादातर हमले नाकाम बनाए गए। एदाद शुमार के मुताबिक अमारात जंग के आगाज से लेकर अब तक 2000 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर चुका, जिनमें से बड़ी तादाद को फजाई दिफाई निजाम ने रोका। इसी दौरान एक अहम वाकया उस वक्त पेश आया जब ईरान की जानिब से दागा गया एक मिसाइल यूएई में ऑस्ट्रेलिया के फौजी अड्डे के करीब गिरा। ऑस्ट्रेलियावी वजीर आजम के मुताबिक उस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में भी अमरीकी सिफारत खाने के करीब धमाकों की आवाजें सुनी गई, जो इस बात का इशारा है कि ईरान अपने हमलों का दायरा उन मकामात तक भी बढ़ा रहा है जहां अमरीकी मौजूदगी की इत्तलात है। यह सूरत हाल वाज़ेह करती है कि ईरान अब रिवायती महाजों से हटके एक वसी जुग्राफियाई दायरे में दबाव बढ़ा रहा है और खलीजी रियासतें भी बराह रास्त इस जंग के असरात का सामना कर रही हैं। इस दौरान ईरान पे जवाबी हमले का दायरा भी तेजी से वसी हुआ और अमरीकी और इजरायली फौज ने उसके हसास अस्करी और स्ट्रेटेजिक मकामात को फिर से निशाना बनाया। अमरीकी फौज के मुताबिक आबनाए हरमुज के करीब ईरानी मिसाइल तंसीबात पे भारी बमबारी की गई, जिसमें जेर जमीन अहदाफ को निशाना बनाने वाले 5000 पाउंड वजनी बम इस्तेमाल किए गए। उन हमलों का मकसद उन मिसाइल सिस्टम्स को तबाह करना बताया गया जो बैनुल अक़वामी बहरी रास्तों, खासतौर पर तेल की तरसील के लिए खतरा बन रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरानी के इदारे के मुताबिक ईरान के जनूब में वाक़े बूशहर जौहरी बिजली घर को भी एक हमले में निशाना बनाया गया, लेकिन कोई बड़ा माली या जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उस हमले ने आलमी सतह पर तशवीश पैदा की और रूस ने खोलकर इस हमले की मजम्मत की, क्योंकि जौहरी तंसीबात पर हमले किसी बड़े हादसे का पेशखमा बन सकते हैं। दूसरी जानिब इजराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह के अहदाफ पर अपने हमले जारी रखे हुए हैं। बैरूत में होने वाले हमलों में कम से कम 6 अफराद शहीद हुए और 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी हुए, जबकि जनूबी लबनान के रिहायशियों को इनखला की हिदायत जारी की गई। ये पेशरफ्त इस बात की निशानदही करती है कि जंग अब सिर्फ ईरान और अमेरिका और इजराइल तक महदूद नहीं, बल्कि उसके असरात पूरे खत्ते में फैल चुके हैं। इस दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने इत्तेहादियों और खासतौर पर नेटो ममालिक पर शदीद बरहम है। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में यह कहा है कि अमेरिका को इस जंग में उनकी मदद की कोई जरूरत नहीं। ट्रंप के बयानात में एक तरफ अस्करी कामयाबी का दावा है तो दूसरी तरफ इत्तेहादियों से नाराजगी भी वाज़ेह है। उन्होंने नेटो को एक ऐसा इत्तेहाद करार दिया जिसका अमेरिका को कोई फायदा नहीं। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में खुद भी इस जंग के हवाले से इख्तलाफी आवाजें उठ रही हैं। अमेरिकी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज के डायरेक्टर जो कैंट ईरान पर हमलों के खिलाफ एहतजाजन अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए, जबकि अमेरिकी अवाम की एक बड़ी तादाद भी खुलकर जंग की मुखालिफत कर रही है। इस पूरे मंजरनामे में सबसे अहम सवाल यही है कि क्या यह जंग इसी रफ्तार से फैलती रहेगी या किसी मरहले पर इसका दायरा महदूद किया जा सकेगा, क्योंकि मौजूदा रुझान यही बताता है कि हर नया दिन इस तनाज़े को मजीद पेचीदा और वसी बना रहा है। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के एक अंदरूनी मरासले से यह जाहिर हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने बैरून मुल्क मुकीम अमेरिकी सिफारतकारों को यह हिदायत की है कि वह अपने इत्तेहादी ममालिक को ईरानी पासदारान इनकलाब और लबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीमें करार देने के लिए कायल करें। अमरीकी वजारत खारजा के मुताबिक ईरान और उसके इत्तेहादी गिरोहों की जानिब से बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र हुकूमतों को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि उनकी हमारे ममालिक और शहरियों पर हमला करने की सलाहियत महदूद हो। हर जंग की एक कीमत, और ईरान भी इस जंग की कीमत अदा कर रहा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अपनी एक रिपोर्ट में यह परेशान कुन इंकशाफ किया कि अमेरिका और इजराइल की अगर ईरान के खिलाफ जंग जून तक बरकरार रही तो मजीद करोड़ों अफराद शदीद भूख का शिकार होंगे, क्योंकि 28 फरवरी से शुरू होने वाले हमलों ने अहम इमदादी रास्तों को मुतासिर किया, जहाज रानी के अखराजात में नुमाया इजाफा हुआ। और इसी दौरान इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो पैगाम जारी हुआ जिसमें फौजी क़यादत के दरमियान वो खड़ा नजर आया और उसने न सिर्फ अपनी अस्करी कार्रवाइयों का दिफा किया बल्कि बराह रास्त ईरानी अवाम को भी मुखातिब
मुखातिब किया। उसने ये दावा किया कि गुज़श्ता 24 घंटों में ईरान की क़यादत के 2 अहम अफराद को निशाना बनाया गया, जिनकी हलाकत की तस्दीक खुद ईरान ने भी कर दी। इजरायली वज़ीर आज़म ने नौरोज़ के त्यौहार का हवाला देकर ईरानी अवाम को मुखातिब किया, जो एक गैर रिवायती अंदाज है और इस बात की तरफ इशारा करता है कि इजराइल सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि नफ्सियाती और बयानिए की सतह पर भी दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह काया कालास ने यह खबरदार किया है कि इस जंग की शिद्दत के जल्द कम होने के कोई वाज़े आसार मौजूद नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि सिफारती कोशिशों को फौरी तौर पर तेज करना जरूरी है, क्योंकि यह तनाज़ा सिर्फ खत्ते तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि आलमी इस्तेहकाम को भी मुतासिर करेगा। आलमी तशवीश की एक वजह आबनाए हरमुज़ की बंदिश भी है, जो आलमी मईशत के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है, क्योंकि दुनिया की बड़ी मिकदार में तेल की तरसील इसी रास्ते से होती है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये बताती है कि ईरान की ताकत को नुकसान पहुंचा, लेकिन फौरी तौर पर निजाम के खात्मे का इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जंग तवील होगी और गैर यकीनी भी। इसी पस मंजर में इजरायली वजीर खारजा जुदौन सायर का यह बयान मानी खेज है कि ईरान में निजाम की तब्दीली सिर्फ ईरानी अवाम खुद दिला सकते हैं। यूं इजराइल भी यह तस्लीम करने पर मजबूर हो चुका कि ईरान में रजीम की तब्दीली उसके बस की बात नहीं और उसके लिए ईरानी अवाम को ही मैदान अमल में उतरना होगा, जो अमेरिका और इजराइल की तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुमकिन नहीं हो सका। मौजूदा सूरत हाल जाहिर कर रही है कि मशरक़ वस्ता में जंग न सिर्फ शिद्दत इख्तियार कर रही है बल्कि उसका दायरा फैल रहा है, सिफारती रास्ते महदूद होते जा रहे हैं और सबसे अहम अमेरिका और इजराइल जंग तो जारी रखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा वाज़े लाहे अमल नहीं जिससे वो मैदान में ईरान को या ईरान के अवाम को या उनके जोश जज्बे को और अज़्म को शिकस्त दे सके। इसी मंजर में तफसीलन बात होगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इसी मंजरा में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तहरीक जवानाने पाकिस्तान के चेयरमैन अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने और रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ साहब ने। मैं आप दोनों हजरात का बेहद मशकूर हूँ। तारड़ साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। आप क्या समझते हैं कि स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाने के साथ साथ अमेरिका ने ये क्यों नहीं समझा आयतुल्लाह अली खामनाई को टारगेट करने के बाद कि जिस तरह ईरान खड़ा रहा है तो उसकी शख्सियात को टारगेट ना किया जाए, क्योंकि उनमें रिटेलिएशन की विल पावर मजीद बढ़ जाती है। अब बसीज के कमांडर सुलेमानी साहब और दूसरी तरफ जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके रहबर के ऊपर हमला करके उनको टारगेट किया जाना और शहादत के वो मनसब पे फायज हुए हैं, तो रिटेलिएशन की पॉलिसी मजीद सख्त दिखाई दे रही है ईरान की। कैलकुलेशन इस वक्त अमेरिका की क्या दिखाई दे रही है आपको? देखिए, अमेरिका की कैलकुलेशन काम नहीं कर रही और बल्कि आज से नहीं काम कर रही, बड़े अरसे से काम नहीं कर रही। इंटेलिजेंस फ्लोर पे फ्लोर और ब्लंडर पे ब्लंडर। सबसे बड़ा ब्लंडर तो आपके सामने इराक का था, लिबिया का था, अफगानिस्तान का था और उसके बाद यूक्रेन का था। कीव कहते थे 3 दिन में गिर जाएगा, वो आज भी खड़ा है। और इसी तरीके से यहां पे यही किया गया है। जिस तरह अहमद चलाबी इनको चला के वो इराक ले गए थे, इसी तरीके से बीबी नेतन्याहू जो कि 40 साल से एक ज़ायनिस्ट माइंडसेट के साथ ये ख्वाब देख रहे थे दिन में कि ईरान पे हमला किया जाएगा, बड़ा कामयाब, वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो वो है, वो ले गए इनको यहाँ पे। प्लान ए तो यही था कि सारी क्यादत को मारा जाएगा, लोगों का खौफ दूर होगा, सड़कों पे निकल आएंगे, वो नहीं उसको अचीव कर पाए। कुर्दों को इकट्ठा करने की कोशिश की, वो भी चला नहीं है। अब जो प्लान सी पे जिस पे काम किया जा रहा है कि किसी तरीके से जीसीसी कंट्रीज सारे मिलके ईरान के ऊपर अटैक करें, वो भी मुझे लग रहा है नहीं हो रहा। अब फिर जो है वो अब जजीरा, जो खार जजीरा है, उस पर हमला करके आज उनकी इन्होंने जो रिसेंट किया है कि बड़े बड़े जो हैवी बॉम्बिंग की है सी शोर के ऊपर। इस वक्त मुझे लग रहा है कि प्लान डी यही है कि उस आइलैंड पे जाके कब्जा किया जाए और ट्रूप्स को वहां बिठाया जाए और उसके बाद देखा जाए क्या। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त ना सिर्फ इनकी एक्सपेक्टेशंस और इंटेलिजेंस फ्लोर है, अमेरिका के अंदर से भी आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। लोग कहते हैं कि मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन में जो था ये जंगें नहीं थी। फिर आपने हमें एक जो पिक्चर पोर्ट्रे की कि आई विल बी द पीस लविंग प्रेसिडेंट, मैं जंगें खत्म करने आया हूं। अब अंदर से आवाजें उठ रही हैं, मिड टर्म इलेक्शन दरवाजे पे पहुंच चुके हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जिन्हें ये पता है कि उन्होंने अगला इलेक्शन नहीं लड़ना, तो मेरे ख्याल में वो अपना जो एजेंडा है वो पुश कर रहे हैं। लेकिन मेरे इस वक्त मेरी तरह कई ऐसे लोग हैं जो रिपब्लिकन अमेरिकन हैं, जो ट्रंप सपोर्टर हैं, वो कंफ्यूजन का शिकार हैं कि कोई किसी भी स्ट्रेटजी के बगैर वी आर गेटिंग इनटू द डीपर एंड डीपर। तो मेरे ख्याल में जिस तरह आपने
मैं अब इस पे आई विश कि मैं बता सकूं, मेरी पहले स्पेकुलेशन यही थी कि मिसाइल खत्म होंगे और इंटरसेप्टर खत्म होंगे तो जंग बंद हो जाएगी, लेकिन दोनों तरफ से अभी तक जो है आप देख रहे हैं, आज 18वां दिन है और दुनिया जल रही है। मेरे ख्याल में आई विश कि मेरे पास इस चीज का जवाब होता, इस चीज का कोई जवाब होता और मौसर जवाब होता और दोनों तरफ के नजरियात की कोई आगही होती। गुल साहब, जिस तरीके से अली लारेजानी के हवाले से कल स्पेकुलेशन थी, फिर रात गए जो है उसकी तस्दीक हुई, आप ये देखिए कि लेयर्स जो है क़यादत की वो कितनी है, एक के बाद एक क़यादत जो है वो जाती है और उसके बाद एक और उससे ज्यादा सख्त गिर रहनुमा जो है वो बरसरे इक़्तिदार या उस मसनद के ऊपर सरफराज हो जाता है। क्या वजह है कि ईरान का सिस्टम नहीं टूट पा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आपको भी, साजिद तारड़ साहब को भी। देखें, जहां तक ताल्लुक है ईरान का, एक बहुत बड़ी ह्यूज कैलकुलेशन मिस्टेक है अमेरिका की साइड से। ना सिर्फ वो मिलिट्री असेसमेंट के अंदर गलत कैलकुलेशन है, बल्कि वो इनकी पॉलिटिकल असेसमेंट भी गलत साबित हो गई है। अब क्योंकि गवर्नमेंट भी यही कह रही है अमेरिकन कि ये पॉसिबल नहीं है वहां रिजीम चेंज करना। हाँ, ये जरूर है कि अब आपने जो मुदब्बराना क़यादत थी उसको आपने शहीद तो कर दिया, लेकिन इसके बाद जो रिटेलिएशन के अंदर जो नई क़यादत आ रही है उनमें इतना हौसला और बर्दाश्त नहीं है। वो या मार दो या मर जाओ की पॉलिसी के ऊपर कारबंद है, वो बीच का रास्ता नहीं निकालेंगे। और जाहिर है जिसके अंदर एक जज्बा भी हो, जिसके अंदर शौक़े शहादत भी हो और साथ ही साथ वो ये कह रहा हो कि अब या मैं नहीं या तुम नहीं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वन शुड फियर अ पर्सन हु हैज गॉट नथिंग टू लूज। और ये बात अमेरिकन को समझ आ जानी चाहिए, खास तौर पे व्हाइट हाउस को। पेंटागन को तो ये बात पता है और यही वजह है कि उनके ज्वाइंट चीफ इस बात से रिस्ट्रेंट करते रहे, उन्होंने रिस्ट्रेंट शो किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्हाइट हाउस अंडर सर्टन प्रेशर था। अब वो पता नहीं एप्स्टीन फाइल का प्रेशर था, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के दामाद का प्रेशर, जैरेड कुशनेर का था, वो स्टीव विटकॉफ का प्रेशर था, या उनके अपने ट्रंप एम्पायर का जो बिजनेस जुड़ा हुआ है यहूदियों के साथ, या शायद ये उसका मामला था। लेकिन एक बात जरूर है कि प्रेशर जरूर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अब ये निगोशिएट किससे करेंगे? देखें, प्रॉब्लम यही होती है कि जब आप लीडरशिप को शहीद कर देते हैं, उनको रास्ते से हटा देते हैं, तो आपको नए लोगों के साथ राब्ता नहीं होता। अब जैसे लारेजानी साहब थे, मेरे साथ जाती भी ताल्लुक था उनका, इसी तरीके से और लोग थे जिनका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक था। अब ये जो नई लीडरशिप आएगी, जिनका हमें नहीं मालूम, ये कोई जूनियर थे बहुत, और इनको जाहिर है ना पाकिस्तानी क़यादत ना अरब दुनिया की क़यादत नहीं जानती, और ये एक ऐसे मौके के ऊपर पैदा हुए जो 47 साल जिसके अंदर टफेस्ट सैंक्शंस ऑफ द वर्ल्ड वो इनके ऊपर लगाई गई, लेकिन ये एक रिजेंटमेंट के तौर पर सामने नजर आए। अब जिन लोगों ने आंख ही बमबारी में खोली, जिन लोगों ने आंख ही एक अमेरिका मुखालफत मर्ग बर अमेरिका के नारे सुनते गुजार दी और उसके अंदर एक इस्लामिक आइडियोलॉजी को सामने उभरते देखा, जिसमें गजा के हवाले से एक उनका इनिशिएटिव था जिसको पूरी कौम की सपोर्ट हासिल थी, ऐसे लोगों के साथ आप क्या नेगोशिएट करेंगे? तो यू हैव क्लोज्ड ऑल द डोर्स टुवर्ड्स नेगोशिएशंस, और लगता यह है कि अब ईरान को न्यूक्लियर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका तो अब भूल जाए। और ये जो आपने गल्फ कंट्रीज की बात की, देखिए यासिर साहब, गल्फ कंट्रीज का एक इशू है, अगर गल्फ कंट्रीज इस सारे वॉर अरीना के अंदर जंप इन करती हैं तो फिर ये वॉर फ्री फॉर ऑल हो जाएगी। यानी कि अमेरिका ने अभी तक जो बम्बार्डमेंट की है इजराइल के साथ मिलके, 50,000 के करीब इमारतों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन क्या गल्फ 50 इमारतों को भी बर्दाश्त कर पाएगा? क्या ये एक बुनियादी सवाल है कि जिन लोगों ने, एक तरफ वो है जिन्होंने सारी जिंदगी जो है बम्बार्डमेंट देखी है, सारी जिंदगी जंग देखी है, सारी जिंदगी खूंरेजी देखी है, और एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने छोटी सी फुलझड़ी भी नहीं देखी, तो उनके ऊपर इम्पैक्ट एक मिसाइल का जिस तरीके से पड़ा है वो एक बुनियादी सवाल है। गुल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। तारड़ साहब, उन्होंने तो बेचारों ने कभी एसी बंद करके भी नहीं देखा, मतलब आप फुलझड़ी को तो छोड़ दें, उन्होंने तो गर्म हवा नहीं देखी। तो इस वजह से तो वो उनके आसाब के ऊपर तो ये बहुत ज्यादा सवार है।
तारड़ साहब, अभी आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि 100% उनकी कैपेसिटी को हमने खत्म कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि हमने मतलूबा अहदाफ हासिल कर लिए। फिर जब आपने स्ट्रेटेजिक कमांड सेंटर को निशाना बना लिया, क़यादत को निशाना बना लिया, ऑयल डिपोज को निशाना बना लिया, डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बना लिया, बच्चियों के स्कूल को निशाना बना लिया, अवाम में आपने खौफो हिरास फैला दिया है, इस सब के बावजूद भी अब मतलूबा अहदाफ अमेरिका के क्या हैं कि जो ईरान से उनको हासिल नहीं हुए और बम्बारमेंट फिर भी जारी है? मैं डिसएग्री करूंगा। ये मेरे ख्याल में सिर्फ मीडिया के लिए या स्टॉक मार्केट के लिए इस तरह के बयानात दिए जाते हैं ताकि क्रैश ना हो। लेकिन यही अहदाफ जो थे पहले 12 दिन की जंग में भी हासिल किए गए थे। फिर ये अहदाफ तो काफी अरसे से इनको नजर नहीं आ रहे, लेकिन फिर वहां दूसरी साइड पे इन्होंने अपना थर्ड सिस्टम जो है उसको उठा के तल अवीव लेकर गए हैं और फिर उसके बाद 5 कंट्रीज को कहा है कि आके स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोला जाए। तो अहदाफ तो अचीव नहीं हो रहा है। आज भी जो तल अवीव के ऊपर अटैक हुआ है, ईरान की तरफ से स्टेटमेंट है कि 192 लोग मारे गए हैं। इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि 192 जख्मी हुए हैं। तो दर हकीकत अगर दोनों साइडों से अभी मिसाइल चल रहे हैं तो अहदाफ तो हासिल ना हुआ। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात चाहूंगा कि ये जंग शुरू हुई है, बीबी नेतन्याहू ने की है। मेरे ख्याल में जंग बंद भी बीबी नेतन्याहू ही करेगा। अच्छा, तारड़ साहब, कथा कलामी के लिए माजरत। आप कहते हैं नेतन्याहू ने जंग शुरू की, वही खत्म करेगा। वो है कहां पे? अमरीकी हलकों में क्या आरा पाई जा रही है? क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर तो वो जो मुबहम खबरें हैं उनके तज्जिए हो रहे हैं और वो कहते हैं जी मंजर आम पे है ही नहीं, AI जनरेटेड सारा मवाद है। तो अभी नया कोई हुक्मनामा, नया कोई बयान, वो तो बेंजामिन नेतन्याहू का ना उनके मकामी मीडिया में सुनाई देता है ना बैनुल अक़वामी मीडिया में। देखिए, यहाँ पे जो उसका जवाब उन्होंने अगले दिन जिस तरीके से दिया है, यहाँ पे उनकी एक वीडियो आई है मंजरनामे पे कि वो अमेरिकन एम्बेसडर जो है उनके साथ वो आके बल्कि उनको लिस्ट दिखा रहे हैं कि फ्यूचर में हमने हिट किसको करना है। तो यहाँ पे तो वो अल्टीमेटली उन्होंने इस चीज को रिस्पॉन्ड दिया है। लेकिन अब देखें आने वाले दिन क्या कहते हैं। मैं समझता हूं कि ये सारे का सारा जो खेल है इस GCC का, गल्फ कंट्रीज का, इस जंग का, वो सारे का सारा जो है वो इजराइल में बना है और लीड भी वही कर रहे हैं बीबी नेतन्याहू। मैं बल्कि खुद परेशान हूं कि 16 मिलियन आबादी के लोग हैं ये और 8 बिलियन को इन्होंने हॉस्टेज बना रखा है। दुनिया की इस वक्त ताकत तरीन कौम और ताकतवर तरीन कंट्री जो है वो बन के सामने आया है। मैं तो खुद बहसीते अमेरिकन, बहसीते पाकिस्तानी, बल्कि बहसीते इंसान खुद शर्मिंदा हूं। हमने तो सिर्फ दुनिया में 3 वक्त का एक फेरा ही डाला है, 3 वक्त खाना खाने का। अचीवमेंट तो कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो ना सिर्फ 8 बिलियन आबादी बल्कि सेकंड बिगेस्ट रिलीजन। आप देखें ना किस तरीके से चुन चुन के उन्होंने अपने आसपास में जितने मुसलमान ममालिक हैं किस तरीके से सफाया किया है उन्होंने। और आबादी देखें, इजराइल की आबादी 10 मिलियन है, टोटल जूइश पॉपुलेशन 16 मिलियन है। तो आज हम सारे हॉस्टेज हैं, पूरी दुनिया में बेबस हैं। किस तरीके से आज भी सीज फायर नहीं है गजा का। कल भी उन्होंने वहां पे लोगों को निहत्ते फलस्तीनियों को मारा है और पूरी दुनिया खामोश है। यूनाइटेड नेशन खामोश है, पूरी दुनिया इस्लामिक वर्ल्ड खामोश है, हम सब खामोश है। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हम सब के लिए। आप गुल साहब यूनाइटेड नेशन के किरदार को क्या देखते हैं कि एक मुर्दा खिलाड़ी है, वहां पे सिर्फ करारदादें सिर्फ अपने अंदर का गुबार निकालने के लिए पेश की जाती हैं कि एक कॉर्नर दुनिया का ऐसा बना दिया गया जैसे अमेरिका में कोई कॉर्नर है जहां पे आज़ादी इजहार राय के नाम पे जाके आप अपना इजहार कर लें। बेशुमार ममालिक में है, तो क्या पूरी दुनिया के लिए वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जाके सिर्फ इजहार कर सकते हैं, उसका अमली नतीजा कोई हासिल नहीं कर सकते? देखिए, ये सारी चीजें जो शुरू हुई हैं ना, वो आप गौर करें कि गजा के बाद से शुरू हुई हैं। पहले भी लोगों को एतराजात थे, यूनाइटेड नेशन के किरदार के ऊपर था और वो कहते थे कि जी ये एक बी टीम बन गई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। लेकिन गजा के बाद जो अब अमली तौर पर दिखाया गया है, खास तौर पे नेटो के मामले पे, यूरोपियन यूनियन के हवाले से, और जिस तरीके से ग्रीनलैंड का मामला आया, कनाडा का मामला आया, ये सारे थे जिसने मेरे ख्याल में यूनाइटेड नेशन को टोटली इररेलेवेंट कर दिया है। मेरे ख्याल में उसके मुतल्लिक बात करना ही फजूल है जो माजी का हिस्सा बन गए हो। लीग ऑफ द नेशन
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खत्म हुआ, क्योंकि वो लोगों को इंसाफ दिलाने में नाकाम हुए। अब यूनाइटेड नेशन अपने आखिरी सांस ले रहा है और खुद डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि इसको तो सहारा मैं देता हूं और इसके अगर मैं ना हूं तो फिर बात ही खत्म है। लेकिन सबसे बड़ा जो यूनाइटेड नेशन के अंदर एक फ्लॉ है वो ये है कि अक़वाम में आलम बैठे में एक तरफ और वीटो पावर्स हैं एक तरफ, यानी कि दुनिया के अंदर जमहूरियत के निजाम को सबसे ज्यादा कुचलने वाला निजाम तो वीटो पावर के पास आ गया। यानी कि हमने देखा गजा के ऊपर पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी थी, अमेरिका बार बार जाके इजराइल के हक में वीटो कर देता था। तो फिर ये जमहूरियत नाम की ये जो ढकोसले हैं, ये जो दावे हैं, ये बेबुनियाद हैं। इसलिए यूनाइटेड नेशन का किरदार तो फारिग हो गया। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी नजर आ रही है और वो ये है कि अमेरिका गेम ऑफ नर्व्स के अंदर हार चुका है ऑलरेडी, दे हैव लॉस्ट। अब आप देखें अचानक हादसे नमूदार होना शुरू हो गए हैं। कभी यूएसएस जेराल्ड फोर्ड के ऊपर जो कि 2 न्यूक्लियर इस टाइम पे रिएक्टर्स के साथ चल रहा है, उसके ऊपर अचानक आग भड़क उठती है। कभी अचानक इनका मिड एयर कोलिजन होके KC-135 जहाज रिफ्यूलर वो इराक में गिर जाते हैं। कभी अचानक इनके सऊदी अरब पे खड़े हुए जहाज 5 जहाज वो निशाना बन जाते हैं। अचानक फ्रेंडली फायर के साथ जो मिडिल ईस्ट के अंदर, कुवैत के अंदर F-15E जहाज गिरना शुरू हो जाते हैं, फिर F-35 गिर जाता है, फिर उनका F-18 हॉर्नेट गिर जाता है। तो ये अचानक बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ये बड़ा इसका इंटरेस्टिंग है, इससे पहले कभी नहीं होता था, लेकिन ये ईरान ने नहीं किया। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि जी ईरान ने नहीं किया, लेकिन ये अचानक हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना अचानक का मतलब क्या होता है। दूसरी जानिब इनका अचानक ये भी है कि अचानक ये यहाँ से अपना यूएसएस अब्राहम लिंकन ले गए हैं। अचानक इन्होंने साउथ कोरिया से अपने थॉड मिसाइल सिस्टम्स को लेके तेल अवीव में और अपने बेसिस को बचाने के लिए ले आए हैं। और फिर यही बात खत्म नहीं होती, इन्होंने दुनिया पे ट्रेड टैरिफ वॉर आयद की कि रूस से तेल नहीं खरीदना, और आज अचानक ये रूस के साथ कंसेशन देने पे तैयार हो चुके हैं। यानी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है जो इस वक्त तरतीब पा रहा है, जिसमें जो बुनियादी ताकत पहले किसी की थी वो ताकत किसी और को तफवीज हो रही है। तारड़ साहब, मेरा यूएन से ही मुतल्लिक सवाल है, लेकिन एक अलग जाविये से। आप क्या समझते हैं कि यूएन की जो मुद्दत है या जो लाइफ है वो खत्म होने वाली है, और अगर खत्म होने वाली है तो उसके मुतबादिल का प्लेटफॉर्म आपको किस शक्ल में दिखाई देता है? मेरे ख्याल में यूनाइटेड नेशंस की एक्सपायरी डेट गुजर चुकी है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, उसके साथ नेटो जो है वो भी, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारे इंस्टीट्यूशन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाए गए थे सिर्फ वेस्ट के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, वो सारे के सारे टूथलेस होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका जो इन ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करता है, अल्टीमेटली वो सारी ऑर्गेनाइजेशन उसी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। यूनाइटेड नेशंस का रोल जो है एक सिर्फ नेटवर्किंग रह चुकी है। लोग आते हैं, खाते पीते हैं, चले जाते हैं। रेजोल्यूशन आप देख लें, कुछ भी नहीं है। कश्मीर, पैलेस्टाइन और भी कई चीजें देख लें, कोई भी इस टॉथलेस ऑर्गेनाइजेशन। मेरे ख्याल में अब चाहिए कि इसको बंद करके खर्चा बचाया जाए। बोर्ड ऑफ पीस के बारे में बात थी कि शायद उसके पैरेलल एक ग्रुप बन रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में इस जंग के बाद वो भी एक क्वेश्चन मार्क आ चुका है कि कौन सा पीस और कहां का पीस। अब मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए, और रशिया और चाइना की खामोशी ईरान के ऊपर, यह भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि लीडरशिप आगे, बैलेंस ऑफ पावर खराब। मैं इसको देख रहा हूं, अगर मेरे नजर से देखा जाए, बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 12 साल एक फार लेफ्ट का एजेंडा प्रमोट किया गया अमेरिका के अंदर और बाहर भी, और जिसका भरपूर फायदा उठाया रशिया, चाइना, इंडिया और इजराइल ने। और अब इस दफा जो डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं, फार राइट से आए हैं, और उन्हें पता है कि दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ना मैंने, तो उन्होंने 4 साल में उस 12 साल को डिफ्यूज करना है। और यही एक इस वक्त चैलेंज चल रहा है सामने। और देखा है कि दुनिया का बैलेंस खराब हो चुका है, और इसका अभी तक देखा जाए, मेरे ख्याल में मैं ये समझता था कि योल्टा 2 करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब, चाइना और रशिया को टेबल पे बिठा के अपने अपने हदूद का तयन करेंगे। लेकिन इस जंग ने सारे का सारा जो प्लान है वो कंफ्यूज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कैंसिल कर दिया अपना चाइना का ट्रिप भी। तो मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया जो है वेट कर रही है कि इस ईरान के बाद
जो नई ग्रुपिंग क्या होगी, नई ग्रुपिंग क्या होगी, उस सफबंदी में फिर अमेरिका की पोजीशन क्या होगी, ये एक सवाल है। गुल साहब, ये जो चाइना का विजिट जो है कैंसिल किया गया या मौखर किया गया है, इसके पीछे की वजूहात सिर्फ यही दिखाई देती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं कि इस वक्त मुल्क में मेरी ज़रूरत है, हालात ऐसे हैं, या फिर इसके पीछे की वजूहात कुछ और बताती हैं कि चाइना से कोई रिजर्वेशन है इस जंग में ईरान का कोई साथ देने पे? देखिए, जहां तक मेरा ख्याल है और जो मेरी इतलात हैं, चाइना ने थोड़े से हाथ पीछे खींचा है, क्योंकि वो अमेरिका के एक ऐसे वीक प्रेसिडेंट से क्या डिस्कस करें, जो कि पहली बात यह है कि वो अभी मेंटल स्टेबिलिटी में नहीं है। जो वो एक वक्त में बात करते हैं, अगले मिनट में उसको रद्द कर देते हैं। सेकेंडली ये है कि ही कैन मीट सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल उनको चैलेंजेस बहुत सारे आने वाले वक्तों में आ सकते हैं, लॉफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल। इसलिए चाइना थोड़ा सा ये देख रहा है कि वो अगर किसी डील करेगा, जाहिर है अमेरिकन प्रेसिडेंट जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो दे हैव टू साइन समथिंग, लेकिन अगर वो आगे लॉन्ग लास्टिंग ना हो तो चाइना को उसका फायदा नहीं है। ये तो मेरा ख्याल है कि चाइना का, आपको पता है, एक बड़ा शटल तरीका होता है, बड़े एक खास धीमे लहजे में वो काम करते हैं, और जो मशरिक वुस्ता में वो कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब से ढका छुपा नहीं है। दूसरी जानिब आप यूनाइटेड नेशन का, तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मुतल्लिक अब बात करना फजूल है, और ये बोर्ड ऑफ पीस तो बोर्ड ऑफ वार में कन्वर्ट हो गया। एंड हमें अब सोचना चाहिए कि नोबल इनाम के लिए जो हमने नामजद किया था, आई थिंक वी शुड टेक दैट बैक। हमें वो अपने अल्फाज वापस ले लेने चाहिए। इट इज हाई टाइम, और ये मेरे ख्याल में अच्छा होगा, इससे पाकिस्तान का इमेज मजबूत होगा। और तीसरी चीज ये है कि आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप जो बात कर रहे हैं, उनको तो अपना मीडिया सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैंने उनकी आर्मी, उनकी क़यादत मुकम्मल खत्म कर दी, तो जाहिर है ये जिन्नात तो चला नहीं रहे, जो मिसाइल रोजाना चल रहे हैं, ये जो ड्रोन रोजाना चल रहे हैं, ये जिन्नात नहीं चला रहे। और लगता यह है कि ये एक बूबी ट्रैप में फंस चुके हैं, और अब इनको ये समझ नहीं आ रही। और मैं ये नहीं समझता, तारड़ साहब ने कहा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि नेतन्याहू ने और तो ये जंग शुरू की है, लेकिन इसका इख्तिताम ना नेतन्याहू के हाथ में है, ना इसका इख्तिताम अमेरिका के पास है। इसका इख्तिताम अगर कोई कर सकता है वो तो ईरान कर सकता है। एंड फिलहाल दे आर नॉट इन अ मूड टू, ईरान इस वक्त इसमें इंटरेस्टेड दिखाई नहीं देता। जिस तरीके से उनका नुकसान हुआ, या जिस तरीके से अभी वो दूसरे को ज़दोकोब करने की पोजीशन में है, तो वो इनकार इससे अभी फिलहाल नहीं करेगा। तारिड़ साहब, मेरा आपसे सवाल ये, ईरान पे पाबंदियां मुसल्लत की गई, एक लंबा अरसा दुनिया को बताया गया कि ये एटमी ताकत बनना चाहते हैं, इसलिए इनके ऊपर पाबंदियां हैं। दुनिया ने ये सीखा कि असलहे की दौड़ में नहीं जाना चाहिए, इस तरफ को नहीं रुजू करना चाहिए, बसूरत दीगर दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं आपको अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद जो ग्रीनलैंड पे कब्जे की बातें होना शुरू हुई, जो वेनेजुएला के अंदर ऑपरेशन हुआ, और अब ईरान के ऊपर जो हमला हो गया है, क्या इसके बाद आप ये समझते हैं कि असलहे की एक नई दौड़ शुरू होगी? और बकौल शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन के ये इस वक्त मंतिक धौंस की है, जबरदस्ती की है, और जिसके पास ताकत है वही दुनिया को चला सकता है, लोग और ममालिक फिर उस तरफ को रुजू करेंगे? डेफिनेटली मैं एग्री करूंगा कि इस वक्त असले की दौड़ मजीद बढ़ेगी, और ना सिर्फ असले की दौड़ बढ़ेगी, दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी, और आप देखेंगे कि एक नया तूफान सामने खड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी अर्ज करना चाहूंगा कि हम सब के लिए, बिलखसूस बैसीत पाकिस्तानी, एक बहुत बड़ा सबक है कि आज अगर हम एटॉमिक पावर ना होते तो हमारा क्या होता। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आज हमारे अगर स्टीयरिंग व्हील पर हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब ना होते तो क्या होता। तो मेरे ख्याल में ये दुनिया, और दूसरा मैं एक और चीज देख रहा हूं कि जिस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल साहब ने डिफेंस को एज अ प्रोडक्ट लेके आगे चले हैं, जिस तरीके से थंडर तैयारों का, और आज खुद भी वो सऊदी अरेबिया में है, मैं आपका मुस्तकबिल मजीद ताबनाक देख रहा हूं। जीसीसी कंट्रीज और दूसरे कंट्रीज जो हैं, उनका एतमाद शैटर्ड हो चुका है, और आपका फ्यूचर ताबनाक होगा। लेकिन मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, असले की दौड़ बढ़ेगी, इसमें अमेरिका भी पैसा बनाएगा, लेकिन आप भी, पाकिस्तान भी राइज करेगा। अब मैं समझता हूं आज के आप हालात देख लें, एक साल पहले आप कहां खड़े थे, आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी इज वर्किंग एब्सोल्युटली, और आज आप कहां खड़े हैं, बल्कि यू आर प्लेइंग अ की रोल इन दैट रीजन।
और इसमें मुझे बिल्कुल मैं और खत्े के ममालिक उस किरदार को भी एक मुनफरिद नजर से देख रहे हैं और उस किरदार के मोतरफ भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब इस हवाले से। नाज़रीन इसी मंजरनामे में मजीद बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इसी मंजरनामे में मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैनुल अक़वामी उमूर की माहिर डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, अगर अभी मौजूदा सूरत हाल देखें, ईरान के साथ अगर मफाहमत हो सकती थी, मुज़ाकरात हो सकते थे मौजूदा सूरत हाल में, जो जिन दिमागों के साथ हो सकते थे उन्हीं की असैसिनेशन की प्लानिंग अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं और उन्हीं लोगों को चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है। अगर ये तमाम दिमाग जो मौजूदा क़यादत में मौजूद हैं और जो मुज़ाकराती अमल का कहीं ना कहीं पे हिस्सा ज़रूर थे, उन सब का खात्मा कर दिया जाएगा, तो फिर मुज़ाकरात जो हैं वो अमेरिका और इजराइल ने किससे करने? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली अमेरिका और इज़राइल ने तो मुज़ाकरात करने ही नहीं थे ना, बिकॉज़ उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था। यासिर, आपने अभी जब आप इब्तिदाइया दे रहे थे तो उसमें भी आपने चीज़ें को क्लियर किया है कि देयर वर सेवरल कंट्रीज़ जो कि गारंटीज़ देने को तैयार थे, और ईरान सबसे ज़्यादा खुद एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा हुआ है कि पहले JCPOA की जो 2.0 पे नेगोशिएशन हो रही थी, और अभी भी जो है ईरान हमेशा ऑन बोर्ड रहा है नेगोशिएशन के लिए, कॉन्वर्सेशन के लिए, और कॉम्प्रोमाइज़ तो मैं नहीं कहूँगी, बट कमिंग टू अ कॉमन गोल, ताकि हर चीज़ जो है अमन और सुलह के साथ तय हो सके। बट अमेरिका और इज़राइल का, बेसिकली इज़राइल का ये बिल्कुल भी एम है ही नहीं, जिसमें उसने अमेरिका को भी ड्रैग किया है। और अगर आप आज देखें, जो उनके काउंटर टेररिज्म के हेड हैं जो केंट, उन्होंने जब अपना इस्तीफ़ा दिया है तो उन्होंने ये कहा है कि जी ये वॉर आउट एंड आउट इज़राइल की वॉर है, जिसमें अमेरिका को ड्रैग किया गया है। और उनकी अपनी वो खुद भी वॉर बैठ रहे हैं, उनकी अपनी बीवी भी जो हैं इस वॉर में ही कैजुअल्टी रही हैं इन वन ऑफ द अमेरिकन वॉर्स। तो उन्होंने कहा कि जी एक ऐसी जंग जो कि हमारी है ही नहीं, तो हमें उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करके ना सिर्फ खुद मरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सैकड़ों और अमेरिकन सोल्जर्स को भी इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इसका हमारा फ़ायदा कोई नहीं है। सो अमेरिका और इज़राइल ने तो इनके साथ निगोशिएट करना ही नहीं था। बेसिकली उनका जो इरादा था वो था रिजीम चेंज। और रिजीम चेंज कैसे होगी? जाहिर है देयर इज़ अ टॉल ऑर्डर जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हैं, जो रिलीजियस जो ऑर्डर है ईरान में, तो जब तक उन सारों को ये टारगेट करके मिनिमाइज़ नहीं करेंगे, न्यूट्रलाइज़ नहीं करेंगे, उस वक़्त तक इनका मकसद कामयाब नहीं होगा। और अगर आप 18 दिन पहले के वाक़यात पे जाते हैं, तो एक्चुअली नेगोशिएशंस जो थी वो कल्मिनेट होने के पॉइंट पे आ रही थी, एंड इट वाज टर्निंग इनटू अ वेरी गुड डायरेक्शन जब इन्होंने पहली स्ट्राइक की है। तो ये बिल्कुल ही एक नाहक जंग है, और ये बेसिकली जंग जो है ये किसी नेगोशिएशन के लिए नहीं थी, किसी भी कॉमन पॉइंट पे आने के लिए नहीं थी। ये सिर्फ एक पेशखेमा बनाया गया इन मुज़ाकरात को, ताकि ईरान के अंदर जो इन्होंने एक पपेट रिजीम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और ईरान को। अच्छा डॉक्टर साहिबा, फिर आप ये बताइए कि जब रजीम चेंज ही सिर्फ मकासद में शामिल था और वो ना हो सकी और वो ना होती हुई दिखाई दे रही है, तो फिर मजीद बमबारी, मजीद अहदाफ को निशाना बनाना, ये किस वजह से है? क्या ये एग्रेशन है? क्या ये अपनी मिस कैलकुलेशन का गुस्सा निकाला जा रहा है, या फिर इसके मकासद कुछ और है? मेरे ख्याल में ये दोनों चीज़ें हैं। तीसरा ये है कि अपनी दहशत बिठाने के लिए क्या किया जा रहा है कि देखो, अगर तुम लोग हमारे साथ कंप्लाइंट ना हो तो अगले आने वाली जो रिजीम है उसके लिए भी ये पैगाम है कि दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। साथ इनको एक ये गलत फहमी है कि जो हर मुल्क में होता है कि एक सियासी जो है, नॉट एवरीवन इज़ ऑन द सेम पेज। लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं, लोग हुकूमत के खिलाफ लिखते लिखाते भी हैं, लोग सड़कों पे भी आते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि जो सारा मुल्क है वो उखड़ के रह गया और खाना जंगी की कैफियत आ गई है। ये इजहार राय का एक तरीका होता है। तो वो कुछ ऐसी सिलेक्ट पॉकेट्स को बड़ा टारगेट कर रहे हैं कि जी यही पॉकेट्स थी जिनके ज़रिए हमने ईरान को तब्दील कर देना है। ये इतनी आसान चीज़ नहीं है। ईरान एक बहुत पुरानी, बहुत वेल इस्टेब्लिश सिविलाइजेशन है। ईरान
ईरान ने पहले भी एक बहुत बड़ी जंग फेस की है, बट ये जंग जो है अभी ईरान की बका का सवाल है। और जिस तरह ये रिलीजियस ऑर्डर को और जिस तरह ये पॉलिटिकल ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं टारगेट करके, तो इनका वही मकसद है जो इन्होंने पहले एक झलकी हमास की लीडरशिप को वन आफ्टर द अदर एलिमिनेट करके दी थी कि ऐसा कोई रहने ही ना दो कि वो हमारे खिलाफ आवाज़ खड़ी करने की कोशिश करें और ईरान को इतना डिकैपिटेट कर दें, इतना डिकैपेसिटेट कर दें कि वो कल किसी भी किस्म का थ्रेट या पावर डिस्प्ले ना कर सके। तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट और ट्रैजिक सिचुएशन है, क्योंकि इसके नतीजे की जो है वो सिर्फ ईरान के ऊपर ही इसकी रिपरकशंस नहीं होंगी, इसका वर्ल्ड ऑर्डर पे बहुत बड़ा रिपरकशन है, इसका एनर्जी कॉरिडोर्स पे बहुत बड़ा रिपरकशन है, रीजन बियॉन्ड द रीजन बहुत बड़ा रिपरकशन है। रिजीम्स तो आती जाती रहती हैं जी। अल्लाह ने खमेनाई साहब की इतनी उम्र दी थी, शायद उस दिन अगर अमन और सुकून के हालात होते तो अल्लाह ने उनकी अगर वही दिन रखा था जाने का तो वो नेचुरली चले जाते। लारेजानी साहब भी कल नेचुरली जा सकते थे। तो सारी ज़िंदगी का दावा तो करके कोई भी नहीं आया, बट द वेरी फैक्ट इज़ कि ये जो असैसिनेशंस हैं, ये जो शहादतें हुई हैं, ये बेसिकली इरानियन लोगों को और बाकी पॉलिटिकल वो पावर्स जो कि इनके साथ कंप्लाइंट नहीं हैं, उनके लिए एक मैसेज था कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहिबा, जो अंदरूनी तौर पे आवाज़ें उठ रही थी हुकूमत मुखालिफ, उनकी पॉलिसी मुखालिफ और मुआशी मंजरनामे के ऊपर, ये रिसेंट पास्ट में उठी और उसके अंदर कैजुअलिटीज़ भी जो हुई हैं, अब मौजूदा सूरत हाल में जब बैरूनी उनसर नुमाया हुआ है तो वो तमाम आवाज़ों का मुस्तकबिल क्या होगा, या उनकी यूनिटी किस हद तक स्ट्रॉन्ग कर दी है इन हमलों ने? देखिए, कितनी स्ट्रॉन्ग वो आवाज़ें थी, कहाँ तक था, क्योंकि इरानियन मीडिया भी एक कंट्रोल मीडिया है, अमेरिकन इजरायली मीडिया बहुत एग्जैजरेट करके चीज़ों को सामने ला रहे हैं। सो द पिक्चर रिमेन समवेयर इन बिटवीन। तो ये देखने की कोशिश है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा था। क्या ये जो आवाज़ें उठ रही थी वो पहलवी डायनेस्टी की रेस्टोरेशन की थी? अगर हम याद करें तो पहलवी डायनेस्टी अपने आखिर के जो मराहिल थे उसमें बहुत ही टिरेनिकल रूल के साथ जानी पहचानी जाती है, और ईरान में बड़ा ब्लड बाथ हुआ था उसके नतीजे में। सो क्या ये सब कुछ होगा, और क्या पहलवी डायनेस्टी को उस किस्म का वेलकम मिला था इन्हीं पॉलिटिकल क्वार्टर्स से, जो अमेरिकन इजरायली क्वार्टर्स हैं या वेस्टर्न क्वार्टर्स हैं, जब जो बादशाह रज़ा शाह पहलवी साहब थे वो जब मुल्क बदर हुए थे? तो ये सारी चीज़ें बड़ी देखने की ज़रूरत है, और द पिक्चर इज़ वेरी ग्रे। कई दफ़ा ये भी आया है कि जी ईरान में पता नहीं क्या क्या वो हरकतें कर रहे हैं। तो जो वेस्टर्न सोशल मीडिया की एक ओवर रीच है, प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड बहुत सारी जो खबरें हैं वो इस चीज़ का अंदाज़ा आपको उस तरफ लेके जाती हैं कि बहुत सारी चीज़ें सच नहीं भी हैं। साथ जो एक चीज़ बहुत काबिल गौर सामने आई है वो ये है कि ईरान के अंदर इजरायली और इजराइल के दोस्त, ख़ासतौर पे हमारे हमसाए भारत के जो स्लीपर सेल्स थे और स्लीपर एजेंट्स थे जो कि इजराइल के पैमा पे काम कर रहे थे, वो बड़े प्रोएक्टिवली यहाँ इन्वॉल्व थे, और वो बड़ी उनकी डीपर रसाई थी बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ जब उनको ओके सिग्नल मिला है तो उन्होंने बहुत सारा नुकसान पहुँचाया। उन्होंने इंटरनल इंटेलिजेंस की है, उन्होंने इंतशार फैलाने की कोशिश की है। सो द पिक्चर इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर, और ईरान में क्योंकि दिस इज़ exactly what a classic multi-domain operation और वॉरफेयर इज़ ऑल अबाउट। तो ना सिर्फ लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है, सोसाइटी को टारगेट किया जा रहा है, पॉलिटिकल थिंकिंग को माइक्रो से मैक्रो लेवल तक टारगेट किया जा रहा है, और इसमें ज़ाहिर है काइनेटिक एस्पेक्ट तो है ही सही। प्लस जो आप एक और बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ ममालिक में ईरान की तरफ से अटैक हो रहे हैं, तो इसके ऊपर भी एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वेर आई एब्सोल्युटली से कि ईरान की बका की जंग है, तो ईरान जस्टिफाइड है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ईरान जस्टिफाइड है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्योंकि उसकी बका की जंग है, अमेरिका पे हमला कर नहीं सकता, खत्ते में मौजूद जो अहदाफ है अमेरिका के उन्हीं पे हमला करके अपना जवाब जो है वो पहुंचाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा इस हवाले के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल के रोज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।